गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी के जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनकी एक टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने चला रखी है और दो पेपर इससे पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये नेक्स्ट पेपर है, इसकी कोडिंग मैंने 296 नंबर डाली थी और टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर ये पेपर अवेलेबल है। तो आप लोगों ने आई होप सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पेपर की हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो आपको ईडियम का मीनिंग बताना है। बहुत सिंपल है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि जो एक्शंस हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जिस तरीके से वो बोल रहा है बजाय शब्दों के। मतलब आप कोई भी बात कहते हैं और अगर आप उस बात को करके दिखाएं, तो अगर आप उस चीज़ को करके दिखा देते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावशाली है, ज़्यादा इफेक्टिव है बजाय केवल बात बनाने की। तो इसका मीनिंग हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, एक्शंस के लिए हम ले सकते हैं व्हाट यू डू, आप जो भी करते हैं, इज मोर इंपॉर्टेंट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसने आगे जाकर कहा देन वर्ड्स, तो वर्ड्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट यू से। तो आप जो भी करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बजाय आप उसके बारे में बोलें। आप बोलते रहें और काम करके ना दिखाएं तो वो चीज़ सामने वाले को इम्प्रेस नहीं कर सकती। तो एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आंसर क्या मानेंगे, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट लीजिए, करना क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसकी करेक्ट एक्टिव फॉर्म आपको बतानी। तो सेंटेंस इसका मतलब आपका पैसिव वॉइस में है, ठीक है। द क्रॉप वॉज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इनएडिक्वेट रेनफॉल, कि जो पर्याप्त मात्रा में जो बारिश नहीं हुई उसकी वजह से फसल को काफ़ी हानि हुई। अब देखिए, वॉज अफेक्टेड, एडवर्सली बीच में एडवर्ब आ रहा है, तो वॉज अफेक्टेड किस वर्ब का पैसिव वॉइस है। तो आप सबको मालूम है वर्ब की सेकंड फॉर्म का पैसिव होगा वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है। तो हम पैसिव से क्या कर रहे हैं, हम पैसिव से एक्टिव पर आ रहे हैं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। तो इधर देखिए आप, हैज अफेक्टेड, तो ये तो सीधा ही गलत हो गया। क्लियर है। एक देखिए, वॉज अफेक्टिंग, ये भी गलत आंसर है। अब यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है अफेक्टेड और यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है अफेक्टेड। अब एक चीज देखनी है, ये आप सब जानते हैं, जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो जब आप पैसिव से एक्टिव करोगे तो सारी प्रोसेस रिवर्स होगी, नहीं होगी, उल्टा होगा सब कुछ। तो आपके सेंटेंस का, ये आपका क्वेश्चन था, आपके सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, यहां से देख लो, बाय द इनएडिक्वेट रेनफॉल, ये सब्जेक्ट बनेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं द इनएडिक्वेट रेनफॉल, ये सब्जेक्ट है। यहां पर इसने सब्जेक्ट क्या बना दिया, द इनएडिक्वेट क्रॉप। तो क्रॉप सब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि क्रॉप तो आपके पैसिव का सब्जेक्ट है, तो एक्टिव का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ये सीधा सीधा आंसर है द इनएडिक्वेट रेनफॉल, की कम मात्रा में जो बारिश हुई, एडवर्सली अफेक्टेड द क्रॉप, उससे फसलों को काफी नुकसान हुआ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द एंटोनिम। आपको विपरीत विलोम शब्द बताना है। तो इसमें वर्ड दिया हुआ है पार्डन। पार्डन का मीनिंग क्या होता है, आप चाहें तो लिख सकते हैं द एक्ट ऑफ फॉर गिविंग, किसी व्यक्ति को माफ कर देना, माफी दे देना, द एक्ट ऑफ फॉर गिविंग। तो देखो, मर्सी का मतलब दया है, काइंडनेस भी दया है और ग्रेस भी एक तरीके से दया होती है।
तो ये तीनों शब्द तो लगभग लगभग पार्डन के सिनोनिम की तरह काम कर रहे हैं। हमको क्या बताना है? एंटोनिम। तो एक तरफ तो आप व्यक्ति को माफी दे रहे हैं, द एक्ट ऑफ फॉरगिविंग, और एक तरफ आप उसको दंड दे रहे हैं, तो पनिश सीधा सीधा इसका एंटोनिम होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए क्या करना है। गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, आपको 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। सेंटेंसेस तो यहीं पर है और इसके नीचे के ये ऑप्शंस यहां पर हैं, तो अपन ऑप्शंस पे आ जाएंगे। एक बार अपन ये सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। देखो, मैंने आपको कहा था कि आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जब भी हम PQRS सॉल्व करते हैं, जिनको आप लोग सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं, कि आप सबसे पहले या तो सीक्वेंस बनाओ या आप पहला सेंटेंस पहचानिए। इनमें पहला सेंटेंस दिया हुआ नहीं है, आपको अपने लेवल पे पहचानना है। तो देखो, इसने कहा एंड 844 मिलियन डोंट हैव, तो एंड से कभी भी नया सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। एक इसने कहा इट इज बिकॉज, ऐसा है क्योंकि, तो इट किसके लिए रेफरेंस का काम कर रहा है ये भी नहीं मालूम। हालांकि फर्स्ट सेंटेंस को लेकर श्योरिटी नहीं है, लेकिन हम दो चीजें जोड़ सकते हैं। आप इसको पढ़िए, अराउंड 4 बिलियन पीपल, कि लगभग 4 बिलियन पीपल जो है इन द वर्ल्ड, दुनिया में, लिव इन फिजिकली वाटर स्केर्स एरियाज, वो ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पर पानी की कमी है। अब देखो, अराउंड 4 बिलियन पीपल, लगभग 4 बिलियन पीपल के आसपास। अब इन 4 बिलियन पीपल में से एंड 844 मिलियन, इनमें से 844 मिलियन लोग वो हैं डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, जिनको साफ पानी नहीं मिल पाता क्लोज टू होम, अपने घर के आसपास, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय वाटर एड। तो ये कंफर्म है कि बी के बाद में ए आएगा, ये कंफर्म है कि 4 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो फिजिकली वाटर स्केर्स एरियाज में रहते हैं, और इनमें से 844 844 मिलियन डोंट हैव। तो अब जैसे अगर मान लीजिए मैं 1% के लिए नीचे जाता हूं, तो बी के बाद में मुझे ए चाहिए, ये केवल एक ही ऑप्शन में है, डी में। हालांकि इसको अपन पढ़ के देख लेते हैं एक बार। तो बी के बाद में अपना ए हो गया, उसके बाद में उसने डी कहा, द वर्ल्ड्स वाटर क्राइसिस इज गेटिंग वर्स, कि दुनिया की जो वाटर क्राइसिस संकटपूर्ण जो स्थिति है वो और भी बिगड़ती जा रही है, गेटिंग वर्स। और फिर इसने लिखा इट इज बिकॉज, ऐसा है क्योंकि, ग्लोबली वी यूज 6 टाइम्स एज मच वाटर टुडे एज वी डिड 100 ईयर्स अगो, कि हम 100 वर्ष पहले जितना पानी खर्च करते थे या जितने पानी की हमें आवश्यकता थी, आज के समय में उससे 6 गुना पानी हम लोग काम में ले रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, जैसा भी, और इसलिए वाटर क्राइसिस हो रही है। तो बी के बाद में ए आएगा, ये हमारी बात हो गई। तो इसके आंसर की में चलते हैं। तो बी के बाद में ए, और लास्ट में इसने डीसी काम में लिया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे पूछ क्या रहा है। ये आपसे वन वर्ड पूछ रहा है, अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, एक ऐसा व्यक्ति जो मैप्स प्रोड्यूस करता है, ड्रॉ करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्टोग्राफर। तो कार्टोग्राफर की तो एक्सप्लेनेशन आपको मिल ही गई। अब जैसे अपन बात करते हैं कैलीग्राफर कौन होता है, कैलीग्राफर के लिए क्या उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो कैलीग्राफर आप लिख सकते हैं, वन who practices
द आर्ट ऑफ कैलीग्राफी। और हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के मन में डाउट हो कि सर ये कैलीग्राफी क्या है। तो कैलीग्राफी होता है डेकोरेटिव हैंड राइटिंग। तो आपने देखा होगा जो बहुत सजा सजा कर अक्षरों को लिखते हैं, डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, उसको अपन कैलीग्राफी कहते हैं। और जो व्यक्ति उसकी प्रैक्टिस करता है वो आपका कैलीग्राफर हो गया। उसके बाद में देखिए एक वर्ड है इसमें लेक्सिकोग्राफर। ये कौन होता है? तो लेक्सिकोग्राफर के लिए आप लिख सकते हैं वन हु compiles dictionaries। वन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, ये आपका लेक्सिकोग्राफर हो गया। और एक वर्ड है आपका कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर के लिए क्या बोलेंगे, इसका भी मैं यहां लिख देता हूं, वन हु कंपोजेज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ डांस। जो व्यक्ति डांस में, किसी भी नृत्य में, और जो स्टेप्स होते हैं उनके सीक्वेंस को कंपोज करता है, उसको आप कोरियोग्राफर कहते हैं। एक तरीके से डांस सिखाने वाला व्यक्ति मान लीजिए, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहूं तो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। ये भी आपके वन वर्ड है, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। ये आप देख लेना, ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर बल्जिंग आउट इन द मिडल। जो मिडल में से, या चलो मैं इसको एक बार वापस बना देता हूं, आप अगर चाहें तो नेट पर इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से मान लीजिए, यूं। ठीक है, तो मिडिल में से थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ, ट्रेडिशनली मेड ऑफ वुडन स्टेव्स। जो कि वुडन स्टेव्स, स्टेव्स होती हैं आपकी वर्टिकल, जो एक तरीके से आप पार्ट कह सकते हो वुड का, इस तरीके से। ठीक है, तो इनसे मिलकर ये बना हुआ होता है। फॉर कीपिंग ऑयल बियर, तो इसका सीधा सीधा आंसर है आपका बैरल। इसको बैरल कहते हैं। बिन का अगर आप मीनिंग जानना चाहें तो बिन आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे गार्बेज बिन होता है, डस्टबिन होता है, कचरे का डब्बा, आप जो भी कहना चाहें, बिन कुछ इस टाइप में आ जाता है। ठीक है, बुस्ट क्या होता है? बुस्ट एज ए वर्ब यहां पर काम में लिया गया है। इसका मीनिंग बताइए। देखिए, बुस्ट आप कह सकते हैं टायर्ड आउट या एग्जॉस्टेड। और इसमें एक वर्ड है बेल। बेल का मीनिंग बताइए। हम बेल का मीनिंग लेते हैं, ए लार्ज बंडल ऑफ गुड्स ऑब्लिक पेपर। एक मीनिंग तो ये है। और बेल का एक मीनिंग और आप लिख सकते हैं, ग्रेट ईवल। ठीक है, बुराई की सेंस में भी इसको काम में लेते हैं।
फिर नेक्स्ट देखिए, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ वर्ड्स हटा दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स गिवन, जो ऑल्टरनेटिव्स आपको दिए गए हैं उससे आपको खाली स्थान भरने हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक, तो सीधा सीधा आपका क्या हुआ, ये आपसे क्लोज टेस्ट भरवा रहा है, ठीक है, क्लोज टेस्ट का आपका क्वेश्चन है। चलिए, इसमें ये पैसेज आप देख लीजिएगा एक बार। ईगर टू कंट्रोल द साउथ अटलांटिक, कि साउथ अटलांटिक को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिशर्स थे उनका पूरी दुनिया पर शासन था, तो साउथ अटलांटिक को कंट्रोल करने के लिए द ब्रिटिश नेवी ने हैज टास्क्ड एडमिरल बायरन स्पेस सेटलिंग एन आइलैंड ऑफ द साउथ अमेरिकन कोस्ट स्पेस ships could resupply and then finding an alternative space to the East Indies. After rounding the tip of South America, Admiral Byron confronted the world's space body of water, the endless Pacific Ocean. After a month of empty blue horizon, a tiny island, space, Byron joyously described the island's beautiful appearance, surrounded by a beach of the finest white sand and covered with tall trees. अब देखिए, इसमें फर्स्ट देखना फॉर, ऑफ, फ्रॉम, विद। तो देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है, टास्क somebody with something, तो टास्क somebody स्पेस समथिंग। तो यहां पर ट्रांसलेशन करके मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन अभी आप सबसे पहले इसमें आंसर भर लीजिए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश नेवी थी वो साउथ अटलांटिक को कंट्रोल करना चाहती थी, तो इसलिए उन्हें तो ब्रिटिश नेवी ने क्या किया, द ब्रिटिश नेवी हैज टास्क एडमिरल बायरन, उन्होंने एडमिरल बायरन को काम दिया विथ सेटलिंग एन आइलैंड, कि वो एक आइलैंड ढूंढे या सेटल करें, ऑफ द साउथ अमेरिकन कोस्ट, साउथ अमेरिकन कोस्ट से जो दूरी उससे थोड़ा सा अलग हो, ऑफ थोड़ा सा डिस्टेंस शो करता है, तो ऑफ द साउथ अमेरिकन कोस्ट, कि साउथ अमेरिकन कोस्ट से जब हम चलें तो वहां से थोड़ा सा डिस्टेंस पर कोई आइलैंड हो, वो आप देखिए अपने लेवल पे, सेटलिंग एन आइलैंड ऑफ द साउथ अमेरिकन कोस्ट स्पेस, तो आप साउथ अमेरिकन कोस्ट को एक प्लेस मान सकते हैं। और ये जो आपका 8th नंबर का जो फिल इन द ब्लैंक्स है, हम यहां पर भरेंगे वेयर, वेयर शिप्स कुड रिसप्लाई, जहां पर शिप्स को रिसप्लाई किया जा सके, एंड देन फाइंडिंग एन ऑल्टरनेटिव। अभी जो 9th नंबर का ऑप्शन है इसमें मैं भर रहा हूं रूट, आप जब ऑप्शन देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, और एक ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढा जा सके टू द ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज के लिए। आफ्टर राउंडिंग द टिप ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की पूरा चक्कर लगाने के बाद, राउंडिंग द टिप ऑफ साउथ अमेरिका, एडमिरल बायरन कन्फ्रंटेड, एडमिरल बायरन का सामना हुआ किससे, द वर्ल्ड्स स्पेस। अब इसमें देखो ऑप्शन देखना, दसवें में लार्जर, लार्ज, मोर लार्जर, लार्जेस्ट, तो मोर लार्जर तो हो नहीं सकता, डबल कंपैरेटिव डिग्री तो वैसे भी नहीं आएगी, ये तो वैसे गलत हो गया। ठीक है, अब देखो वापस अपन उस पे आते हैं, कन्फ्रंटेड द वर्ल्ड्स स्पेस बॉडी। अब द आर्टिकल लग रहा है तो इसका मतलब डिग्री तो सुपरलेटिव होगी, द आर्टिकल तभी लगता है जब आपकी डिग्री सुपरलेटिव हो। तो आप नीचे जाकर देखेंगे तो हम यहां पर ऑप्शन लेंगे लार्जेस्ट, ये जो डी ऑप्शन है ये ऑप्शन हम ले लेंगे।
तो 10th में मैं लार्जेस्ट लिख देता हूं, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर, द एंडलेस पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन को उसने पहली बार देखा, जो विश्व की सबसे बड़ी जलराशि है। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, ऑफ एम्प्टी ब्लू हराइजन, मतलब एक महीने तक वो पानी में चलता रहा और उसको जो एक जहां पर अपन कहते हैं ना कि जहां पर पृथ्वी और आसमान मिले हुए से दिखते हैं, हराइजन क्षैतिज की जो रेखा होती, तो उसको केवल वो नीली क्षैतिज रेखा दिखती रही एक महीने तक, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखा। ए टाइनी आइलैंड, तो एक छोटा सा आइलैंड। अब देखो कोई भी चीज, अब इसके ऑप्शंस देखना, केम आउट, जैसे मान लो कोई व्यक्ति कमरे से घर से बाहर आए तो अपन केम आउट कर सकते हैं। स्टूड अप, खड़ा होना। शोड यानी दिखाना। अपीयर्ड, अपीयर्ड अचानक से किसी व्यक्ति का सामने आ जाना या प्रकट हो जाना, तो अपन यहां पर करेंगे ए टाइनी आइलैंड अपीयर्ड, जो 11वें नंबर का आपका ऑप्शन है, इसमें हम करेंगे अपीयर्ड। बायरन जॉयसली डिस्क्राइब्ड द आइलैंड्स ब्यूटीफुल अपीयरेंस, और बायरन ने बहुत ही खुशीपूर्वक उस आइलैंड की ब्यूटीफुल अपीयरेंस को डिस्क्राइब किया, जो कि घिरा हुआ था, सराउंडेड बाय अ बीच ऑफ द फाइनेस्ट वाइट सैंड, जो बहुत ही अच्छी वाइट सैंड थी, एंड कवर्ड विथ टॉल ट्रीज, और टॉल ट्रीज से, बड़े बड़े पेड़ों से वो कवर्ड था। तो अगर आपको याद हो तो हमने पहले ऑप्शन में क्या लिया, देख लीजिए एक बार। हमने लिया था विद, टास्क समबडी विद समथिंग। सेकंड में लिया था वेयर। थर्ड में लिया था ऑल्टरनेटिव रूट। फोर्थ में सुपरलेटिव डिग्री थी द लार्जेस्ट। और लास्ट में हम लोगों ने लिया था अपीयर्ड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो जो अंडरलाइन वाला पार्ट है, गलती उसी में है। अगर आप सही करना चाहते हैं या इंप्रूवमेंट है तो वही होगा, बाकी का सेंटेंस सही है, तो इंप्रूवमेंट यही करेंगे। अब इफ आ गया, तो इफ का मतलब कि आप एक कंडीशनल सेंटेंस काम में ले रहे हैं और यहां पर हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इफ वाले में अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ले रहे हैं तो ये ओपन कंडीशन है, तो रिजल्ट क्लॉज में क्या आएगा, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बहुत सिंपल है, विल और परचेज, डी ऑप्शन हो जाएगा कि अगर मेरे पास पैसा होगा, इफ आई हैव मनी, तो आई विल परचेज दिस हाउस, तो मैं इस घर को खरीद लूंगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आपको ईडीएम बताना है। पुल समवंस लेग, किसी की टांग खींचना, तो किसी के साथ मजाक करना, जोक विद समवन, या किसी का मजाक उड़ाना, इस टाइप का मीनिंग आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ नंबर ऑफ इंडियन गुड्स फेस ए स्पेस कंपटीशन। अब देखो एंग्री कंपटीशन, तो ऐसा नहीं कि साहब कोई कंपटीशन है, किसी से अपनी प्रतिस्पर्धा है, तो उसमें कोई क्रुद्ध या कोई अपन बोले कि भाई क्रोधित प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो ये एडजेक्टिव अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। एक बोल्ड, ये भी अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। एक है पावरफुल और एक है फियर्स। तो देखो पावरफुल कंट्री हो सकता है, जैसे कोई देश है, उसके लिए आप कह सकते हैं कि अमेरिका इज ए पावरफुल कंट्री, लेकिन अगर मैं यहां पर लूं फियर्स, फियर्स का मतलब एक तरीके से एग्रेसिव हो सकता है, कि भाई जिसको अपन कहते हैं ना कि गलकट कंपटीशन, कि बिल्कुल आपको हर चीज पर ध्यान रखना है, आपने जो प्राइस रखा तो सामने वाले ने उतना ही प्राइस रख दिया, उससे कम रख दिया, तो वो चीज है। अ नंबर ऑफ इंडियन गुड्स फेस ए फियर्स कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज गुड्स इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस एंड लुक्स, कि आपके भारत देश में जितने भी वस्तुएं बनती हैं उसमें से अधिकतर वस्तुओं को चाइनीज गुड्स यानी माल से एक बहुत ही पैना कंपटीशन करना होता है। फियर्स कंपटीशन किस चीज को लेकर, प्राइस को लेकर और लुक्स को लेकर। मतलब जो चाइनीज लोग हैं वो अपनी प्राइस इतनी कम रखते हैं कि हमें उनके साथ बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन प्रतिस्पर्धा करनी होती है।
फियर्स, फियर्स एक सही, एक अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव है कंपटीशन के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको इंप्रूवमेंट करना है, तो जो अंडरलाइन पार्ट है वही होगा। तो देखो, सिंस शी गॉट अप इन द मॉर्निंग, तो सिंस के बाद तो सिंपल पास्ट टेंस आएगा। जो भी स्टूडेंट्स थे मैं इनको कई बार ये बात कह चुका हूं कि सिंस के बाद में आप लोग सिंपल पास्ट टेंस काम में लेते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन सिंस के पहले वाले क्लॉज में क्या काम में लेंगे? शी रेड दैट नॉवल सिंस शी गॉट अप इन द मॉर्निंग, कि जब वो सुबह उठी तब से लेकर अब तक वो उस नॉवल को पढ़ रही है, तो वो एक्शन लगातार जारी है, तो बी ऑप्शन ले लेंगे, हैज बीन रीडिंग दैट नॉवल। नेक्स्ट देखिए, select the most appropriate word to fill in the blank. Many items made of ivory were spaced from a dealer in antiques by the custom authorities at the Delhi airport. एक बार इसके ऑप्शंस देखने होंगे एक बार। Appropriated, confiscated, annexed, hijacked. देखो, appropriated तो एक तरीके से suitable होता है, ठीक है। कॉन्फिस्केटेड होता है सीज्ड बाय अथॉरिटी, क्या आपके पास किसी चीज की अथॉरिटी है और आपने किसी का सामान जब्त कर लिया। एनेक्स्ड एड एज एन एक्स्ट्रा पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट के रूप में जोड़ना। और हाईजैक्ड, हाईजैक्ड का मीनिंग मैं यहां लिख देता हूं, अनलॉफुली सीज्ड एन एयरक्राफ्ट और शिप। आपने देखा होगा कि मतलब गलत, गैर कानूनी तरीके से एयरक्राफ्ट को या शिप को जब टेररिस्ट वगैरह सीज कर लेते हैं उसको कहते हैं हाईजैक्ट होना, ठीक है। तो मैंने चारों का मीनिंग लिख दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन कह रहा है मैनी आइटम्स मेड ऑफ आइवरी, हाथी दांत से बने हुए काफी आइटम्स, वर, तो नीचे एक ऑप्शन आया था कॉन्फिस्केटेड, जिसको मैंने लिखा था सीज्ड बाय अथॉरिटी, कॉन्फिस्केटेड, कि हाथी दांत से बने हुए बहुत सारे आइटम्स जब्त कर लिए गए फ्रॉम अ डीलर, एक डीलर से, इन एंटिक्स बाय द कस्टम अथॉरिटीज, कस्टम अथॉरिटीज के द्वारा, एट द दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पर, मतलब वो इलीगली उन चीजों को ले जा रहा था और वो चीजें दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अथॉरिटीज ने जब्त कर ली। फिर नेक्स्ट देखिए, शी लॉस्ट अ बिग ऑर्डर ऑफ, अच्छा करना क्या है पहले ये देख लो कि आपको एरर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कॉमन एरर का सेंटेंस है और यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। शी लॉस्ट अ बिग ऑर्डर, कि उसने एक बहुत बड़ा ऑर्डर खो दिया, फ्रॉम ए नोन शोरूम, एक जानकार शोरूम से, इन केस ऑफ हर ओन केयरलेसनेस। देखो इन केस ऑफ, इसको आप हिंदी में चाहे तो लिख सकते हैं परिस्थिति, की परिस्थिति में, कि ऐसी परिस्थिति में ये हो गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसने अपनी खुद की लापरवाही के कारण ऑर्डर खो दिया, तो इन केस ऑफ नहीं आएगा, इन केस ऑफ की जगह अगर बिकॉज ऑफ होता तो ये सेंटेंस सही होता। तो इन केस ऑफ कौन से पार्ट में आ रहा है? ए पार्ट में, तो ए पार्ट की गलती है। अगर इन केस ऑफ की जगह बिकॉज ऑफ होता तो आपका सेंटेंस करेक्ट होता कि अपनी खुद की लापरवाही के कारण उसने वो बड़ा ऑर्डर खो दिया। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम, समान अर्थ वाला शब्द आपको बताना है। इनेप्ट क्या होता है?
हैविंग नो स्किल, कोई भी कुशलता ना होना, हैविंग नो स्किल। तो देखो कैपेबल योग्य होता है, फिट किसी काम के लिए फिट होना, स्ट्रॉन्ग मजबूत होना। क्लमजी का मीनिंग सेम है, हैविंग नो स्किल, कोई काम करने की कुशलता ना होना, जिसको आप अकुशल व्यक्ति या अनाड़ी व्यक्ति कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा क्लमजी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, करना क्या है, आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग गलत हो। एक्सचेंज की स्पेलिंग सही है, एक्सरसाइज की, इसको ऐसे करता हूं, इसको यूं कर लो, एक्सचेंज की स्पेलिंग सही है, अदला बदली करना। एक्सरसाइज की स्पेलिंग सही है, एक्सक्लीम की स्पेलिंग सही है, गलती है एक्साइट की। इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, EXCITE, एक्साइट। तो करेक्ट आंसर सी होगा, ये वाली स्पेलिंग आपकी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनआर्टिकुलेट, करना क्या है, इसका भी सिनोनिम बताना है। तो इनआर्टिकुलेट का मीनिंग है टू एक्सप्रेस इन ए कंफ्यूजिंग वे, कि मतलब इस तरीके से कहना कि सामने वाले के मन में एक कंफ्यूजन पैदा हो जाए, टू एक्सप्रेस इन अ कंफ्यूजिंग वे। तो देखो फ्लुएंट होता है धारा प्रवाह के साथ लगातार बोलना। इलोक्वेंट का मीनिंग भी वही है, फ्लुएंट इन स्पीकिंग, ये मैं लिख देता हूं। फ्लुएंट इन स्पीकिंग, इलोक्वेंट। इनएविटेबल, अवश्यम भावी, जिसे होने से कोई नहीं रोक सकता, जिसे टाला ना जा सके, टाला ना जा सके, कांट बी अवॉइडेड। और इनकोहेरेंट का मीनिंग एग्जैक्टली वही है जो आपके इनआर्टिकुलेट का मीनिंग है, कि एक कंफ्यूजन वाले तरीके से एक्सप्रेस करना। मतलब आप अगर किसी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसमें आप क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका इनकोहेरेंट। फिर नेक्स्ट देखिए, प्लीज शो मी, करना क्या है, पैसिव फॉर्म आपको बनानी है। प्लीज शो मी माय सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक, इंपेरेटिव सेंटेंस है, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। तो कौन कौन से हम आउट कर सकते हैं, पास्ट में पैसिव बन ही नहीं सकता, वॉज प्लीज हटाइए इसको। इसने कहा प्लीज शो मी, कि मुझे शो करिए, तो फॉर्मल रिक्वेस्ट मान के मे पर जा सकते हैं। ठीक है, आई विल प्लीज बी शोन माई सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक, नहीं ये नहीं होगा। प्लीज शो मी, तो आई मे प्लीज बी शोन, कि मुझे दिखाया जाना चाहिए। इसमें कह रहा है कि माई सन मे प्लीज बी शोन, कि मेरे पुत्र को दिखाया जाना चाहिए, नहीं पुत्र को दिखाने की बात नहीं हो रही है। ये कह रहा है कि मुझे आप दिखाइए, आई मे प्लीज बी शोन माई सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक, कि मुझे मेरे पुत्र की मैथमेटिक्स की नोटबुक दिखाई जानी चाहिए। यहां पर इसने प्लीज यूज में लिया है, तो फॉर्मल रिक्वेस्ट है, मे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाने के लिए दो चीजें हमेशा ध्यान रखिए, एक तो बी वर्ब का होना और एक मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना, इनके बिना कभी भी पैसिव नहीं बनता। क्लियर है, सेकंड ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देखिए, करना क्या है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। कमीशन की स्पेलिंग सही है, कंपैरेबल की स्पेलिंग सही है, कमिटी की स्पेलिंग सही है, कॉन्शियंस की स्पेलिंग गलत है। गलती क्या है, CONSCIENCE,
ENCE। देखो ये कॉन्शंस की स्पेलिंग यहाँ पर सही लिखी हुई है, पर ये जो पेपर था, जो लास्ट ईयर का एसएससी का पेपर आया था, उसमें मुझे याद आ रहा है कि स्पेलिंग गलत यही थी। अभी ये टाइपिंग करते करते शायद सही टाइप हो गई है, तो इस समय तो चारों स्पेलिंग ही सही है। कॉन्शंस की यही स्पेलिंग है जो आपने ऊपर लिखी हुई है, SCIENC, ठीक है। तो उसमें वो जो पेपर है उसमें शायद ये स्पेलिंग गलत थी, पर अभी ये करेक्ट है, तो आप इन चारों को सही स्पेलिंग मान लीजिए, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट एक गलती करते हैं, वो मैं समझा देता हूं। इस वर्ड का जब आपसे प्रोनाउंसिएशन करने के लिए कहा जाता है, तो मैक्सिमम लोग इसको कंसाइंस बोलते हैं, CON कन, और यहां पर इनको स्पेलिंग दिख जाती है साइंस की, कंसाइंस, जबकि कंसाइंस नहीं होता, इसको बोला जाता है कॉन्शंस। कॉन्शंस कुछ इस तरीके से मान लीजिए, जिसको आप आत्मचेतना, विवेक, कुछ इस टाइप के वर्ड्स आप काम में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है, विलोम शब्द। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल जो दूसरों से अलग हटकर दिखे, जैसे अपन ग्रामर में कई बातें पढ़ते हैं, फिर सारी बातें सीखने के बाद अपवाद सीखते हैं, एक्सेप्शन, कि भाई ये वो चीजें जो रूल्स को नहीं मानती, ठीक है। तो एक्सेप्शन जो अलग से हटकर दिखे, तो देखो अनकॉमन, तो जो कॉमन नहीं है, तो लगभग एक्सेप्शनल का मीनिंग आ गया। अनथिंकेबल, जिसके बारे में ना सोचा जा सके। अनइमेजिनेबल, जिसके बारे में कल्पना ना की जा सके। अब ध्यान से देखना, अनरिमार्केबल, तो रिमार्केबल तो वो होता है, जैसे मान लो आपने कोई एग्जाम दिया और आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ गए, तो हर स्टूडेंट के तो नहीं आते, तो मैंने आपसे कहा कि आपकी परफॉर्मेंस तो बहुत ही रिमार्केबल थी, तो रिमार्केबल का मतलब वही कि दूसरों से अलग हटकर जो दिख रहा है, तो एक्सेप्शनल भी वही होता है। तो एक्सेप्शनल का सिनोनिम हो सकता था रिमार्केबल, इसका सिनोनिम रिमार्केबल हो सकता था, ठीक है। और इसका उल्टा हो गया अनरिमार्केबल, जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है, जैसा नॉर्मल होता है वैसा ही वो सब कुछ है, तो इसका करेक्ट आंसर अपन मानेंगे अनरिमार्केबल। फिर देखिए, करना क्या है, आपको एरर फाइंड आउट करनी है। टोरेंशियल रेन्स एंड विंड्स ऑफ अप टू 170 किलोमीटर पर आवर स्वेप्ट अवे द रोड्स। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया कि टोरेंशियल रेन्स और विंड्स ने, जिनकी रफ्तार 170 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उन्होंने कई सड़कें उड़ा दी। स्वेप्ट अवे मतलब सड़कें जो कच्ची थी वो उड़ गई उनमें। होम्स, कई घरों को उन्होंने उजाड़ दिया। एंड ब्रिजेस, अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कनेक्टर आ गया एंड। अब आप एंड के बाद लिखेंगे यहां पर एंड नोक्ड डाउन, कि उन्होंने नोक डाउन कर दिया पावर को एंड कम्युनिकेशन लाइंस को। तो स्वेप्ट अवे रोड्स, होम्स एंड ब्रिजेस एंड नोक्ड डाउन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइंस। तो नोकिंग डाउन की जगह नोक डाउन होगा, आपके ए पार्ट की गलती है। नेक्स्ट देखिए, करना क्या है, एन एस्टिमेटेड PQRS है, आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। एन एस्टिमेटेड 70% ऑफ दिस प्लास्टिक। अब वो कह रहा है कि इस प्लास्टिक का सबसे पहला काम है हमारा कि अगर हम स्टार्टिंग का सेंटेंस पहचान लें, या हम इतना पहचान लें कि भाई ये सेंटेंस स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, और दो सेंटेंसेस का हम क्या बना ले, कॉम्बिनेशन बना ले। तो एन एस्टिमेटेड 70% ऑफ दिस प्लास्टिक, इस प्लास्टिक का 70% हिस्सा, तो किस प्लास्टिक का अभी तो मालूम नहीं है। यहां पर लिखा है एंड मच ऑफ इट, इसका ज्यादातर हिस्सा इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, तो ये दोनों सेंटेंस स्टार्टिंग नहीं करेंगे। दिस इज अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है, तो भाई कौन सी प्रॉब्लम है। अब आप सी से देखिए, 8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक, 8 मिलियन टन्स, इतनी प्लास्टिक एंड्स अप इन द वर्ल्ड
ओशंस एवरी ईयर, दुनिया के जितने भी सागर महासागर हैं उनमें जाकर समाप्त हो जाती है, एंड्स अप मतलब वो बहकर समुद्रों में चली जाती है, एंड्स अप इन द वर्ल्ड्स ओशन एवरी ईयर कॉजिंग डैमेज टू द फ्रेजाइल इकोसिस्टम, और जिससे हमारे इकोसिस्टम को बहुत ही डैमेज पहुंचता है, और इसमें साफ लिखा है फ्रेजाइल, जिसको आसानी से डैमेज किया जा सके, डैमेज टू द फ्रेजाइल इकोसिस्टम। 8 मिलियन हो गया, इसको मैं मान रहा हूं पहला सेंटेंस, 8 मिलियन टन्स। अब इसने कहा एन एस्टिमेटेड 70% ऑफ दिस प्लास्टिक, तो ये जो 8 मिलियन टन्स प्लास्टिक है यही है दिस प्लास्टिक, कि इस प्लास्टिक का 70% हिस्सा, मतलब 30% भाग हो सकता है कि भाई जो लैंड है वहीं पे रहता जो भी है, तो इस प्लास्टिक का नहीं, 8 मिलियन टन प्लास्टिक तो हर साल ओशन में जाती है, लेकिन इस प्लास्टिक का 70% हिस्सा विच एंटर्स द सी, जो कि समुद्र में जाता है, सिंक्स डूब जाता है। हो सकता है कि भाई 30% प्लास्टिक नहीं डूबती हो, वो आपको ऊपर तैरती हुई दिख जाएगी, लेकिन इस 8 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक, कि प्लास्टिक के 8 मिलियन टन का 70% हिस्सा सागरों में जाकर डूब जाता है। तो ये क्लियर है, ये इसके बाद आएगा, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा, अब वैसे तो सी के बाद में ए आएगा, तो वो आपको दिख रहा है सी के बाद में ए, पर इसने कहा डी, तो डी में देखो एंड मच ऑफ इट। अब ये जो 70% है भाई, टोटल 8 मिलियन टन प्लास्टिक सागरों में जाकर गिरती है, उस 8 मिलियन टन प्लास्टिक का 70% हिस्सा सागरों में डूब जाता है, एंड मच ऑफ इट, और उस डूबे हुए में से ज्यादातर इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, मतलब वो समाप्त नहीं होता, वो तैरता रहेगा तैरता रहेगा। और जैसे मान लो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जलीय जीव जंतु हैं, वो उनको खा जाते हैं, निगल जाते हैं, तो उनकी मौत हो जाती है, इस टाइप की बातें। तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और यही चीज वो कह रहा है कि दिस इज अ प्रॉब्लम, ये एक ऐसी समस्या है दैट स्ट्रेचेस फार बियॉन्ड इंडिया, जो भारत तक आ गई है। तो ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ नंबर का सेंटेंस। तो सबसे पहले अपन करेंगे सी, सी के बाद में ए के बाद में डी, और डी के बाद में बी। ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका मैंने पेपर सॉल्व करवा दिया था, और ये मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग सर्च कर लीजिए, सीकू प्राइम एजुकेशन के नाम से है। उस पर जो भी पेपर मैं सॉल्व करवाता हूँ 2-3 दिन पहले ही वो पेपर मैं उस पर डाल देता हूँ, आप आराम से बैठ के उसको सॉल्व कर लें, 1 दिन में 2 दिन में, और 2-3 दिन में उसका सलूशन आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट डे का पेपर था, एक काफ़ी अच्छा पेपर था, आपने सॉल्व किया। आई होप कि आपको पहले से भी काफ़ी बेहतर आता होगा। और कल या परसों मैं एक नए अनाउंसमेंट के साथ आऊँगा, आप लोगों को काफ़ी नई बातें बतानी है, कुछ नए अनाउंसमेंट करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।